वक्त का इंतज़ार कीजिए साहिब, वक्त का इंतज़ार कीजिए साहिब, वादा रहा बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिस पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो साथियों, बहुत ही ऑन डिमांडेड टॉपिक बच्चों का वेक्टर का टॉपिक HSSC स्पेशल मैथ्स की ये क्लास है। और वेक्टर का टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद अगर बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी तो वो वेक्टर को लेकर थी। और मैंने जिस तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डर तुम्हारे दिमाग से निकाला था, एक ही क्लास के अंदर पूरा फिनिश करवा दिया था, आज वेक्टर की बारी है। आज इसको भी इसी तरह से फिनिश करवाऊंगा। लेकिन वेक्टर के अंदर एक छोटा सा इशू ये रहा, मैंने इसकी मैराथन क्लास करनी थी, वो 4-4.5 घंटे की मैराथन बननी थी। लेकिन उसमें मुझे ये लगा इसको मैंने सीट के अकॉर्डिंग 1 2 3 सीट 1 सीट 2 सीट 3 ऐसे अरेंज किया है। इसलिए अरेंज किया है क्योंकि एक ही क्लास में अगर मैं सारा का सारा करवा दूं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वेक्टर का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर मैं सारा एक ही क्लास में करवा दूं। तो जैसा कि हमारी सारी पीडीएफ में होता है सीट 1 सीट 2 सीट 3 और फिर उनकी पीडीएफ में उनकी आंसर की भी होती है, उसी तरह से इस टॉपिक को मैं वेक्टर के टॉपिक को पहले मैं 4 सीट वाइज करवाऊंगा। पहली सीट आज करेंगे, एक सीट इसके 2 दिन बाद, एक सीट इसके 3 दिन बाद, इस तरह से 1 बाय 1 लगातार 4 क्लासों में 4 सीटें इसकी 4 की 4 कंप्लीट करवा दूंगा। फिर अगर बच्चों को ये रहा कि सर ये तो एक ही मैराथन होनी चाहिए, तो उन सभी को मैं मर्ज करके एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें वो सारी की सारी एक ही वीडियो में आ जाएंगे। वो एक मैराथन रहेगी अपने आप में, क्योंकि देखो करवाना तो वही चीजें हैं, उसमें भी वही होंगी और इसमें भी वही होंगी। यहाँ पर मैं सीट वाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे फील हुआ कि ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता जा रहा है, इस वजह से मैंने इसको ऐसा किया है तुम लोगों के फायदे के लिए, ताकि तुम आसानी से समझ सको। क्योंकि वेक्टर के अंदर हर दूसरी सीट के अंदर कुछ ना कुछ अलग आ रहा है, सवाल इतने ज्यादा बन रहे हैं। मतलब कि मैं ये कहूँ, मैंने जिस तरह से मैं और टॉपिक्स में करता हूँ उस तरह के सवाल फिर आने लग जाते हैं। एक टाइप का सवाल करवा दिया, फिर 2-3 उसी तरह के आते हैं। यहाँ पर हर सवाल नेक्स्ट टाइप का है, हर सवाल की टाइप जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और मैं किसी एक सिंगल सवाल को छोड़ना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि कल तुम ये बोलो कि सर आपने तो ये चीज़ नहीं करवाई थी और पेपर में तो ये चीज़ आ गई। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर मिलेगी। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। लिंक से मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ये अपना टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की क्विज भी मिलती है, डेली 3-4 क्वेश्चन होते ही होते हैं वहां पर। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बुक्स में भी रेयर चांसेस होते हैं उनके मिलने के, और प्रीवियस ईयर पेपरों में वो सवाल पूछे हुए हैं, क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो जीके की बात है। अदरवाइज मैं मैथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैथ की अपनी जितनी क्लासेस अभी तक हुई हैं, चाहे वो मैराथन हो चाहे वो सिंपल क्लास हो, सभी की पीडीएफ वहां पर डली हुई है। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर के 17-18 पेपर करवा चुका हूं, सभी की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है। और दूसरी बात, अब जैसे कि हमने हर एक टॉपिक के बाद मैंने कहा था भाई पहले मैं टॉपिक करवाता हूं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाता हूं और फिर एक डाउट क्लास लेकर आता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो डाउट क्लास होगी ना वो सारी की सारी लाइव क्लास रहे। अब वो डिपेंड करता है हमारे पास उसकी जो अथॉरिटी है वो कितने दिन में आती है। जल्दी ही मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं लाइव क्लास को लेकर, तो भाई लाइव क्लास का मैं बता चुका हूं, जल्दी अथॉरिटी आ जाएगी। जैसे ही अथॉरिटी यूट्यूब प्रोवाइड कराएगा तभी मैं लाइव क्लास लेकर आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं मैं एग्जाम से पहले ही हमें लाइव क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। अब दूसरी बात हम यहाँ पर टॉपिक की कर लेते हैं। अब वेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वेक्टर का टॉपिक, बच्चे इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि सर ये वेक्टर होता क्या है। तो भाई वेक्टर जो होता है ना, ये फिजिक्स के अंदर आता है। मेन तो फिजिक्स के अंदर सदिश एडिश स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वहां पर आ जाता है। जिन बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा उनके लिए ये टॉपिक बहुत आसान होने वाला है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मैं आसान बना दूंगा इसको। एक बार क्लास को ध्यान से देख लेना, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो पीछे से थोड़ा सा रिपीट कर लेना। अब वेक्टर के बारे में बात करते हैं। वेक्टर होता है कोई ऐसी चीज जिसकी एक डायरेक्शन हमें दी हो और उसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, यानी कि परिमाण। कुछ चीजें वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैं वेक्टर को बार बार सदिश नहीं बोलूंगा। बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, तो ये जो चीजें होती है ना भाई, ये इंग्लिश में ही समझ में आएंगी, हिंदी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। अब मैं बार बार सदिश तो नहीं बोल सकता ना इसको, तो अपना समझ लेना
जो पीडीएफ है उसके अंदर जो क्वेश्चन है सारे वो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी मेरी भी समझ में नहीं आ रही है इन सवालों की क्या लिखी हुई है। अगर मैं हिंदी पढ़ूँ और मेरे पास इंग्लिश ना हो तो मैं ये सवाल नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर पाओगे, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। ये वेक्टर का जो टॉपिक है ये इंग्लिश में समझने का है सारा का सारा, इसकी जो स्टेटमेंट है वो सारी इंग्लिश में पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। हिंदी में आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर, वहां से पढ़ लेना आप आराम से, अगर आपको लगता है कि हिंदी में होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर जीरो वेक्टर की बात करते हैं। जब हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो जीरो वेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर एंड डिनोटेड एज जीरो वेक्टर। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? जीरो के ऊपर इस तरह से वेक्टर का साइन होगा, ये जो एरो का साइन है ये वेक्टर का साइन है, यानी कि हमने इसको एक डायरेक्शन दे दी तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं जीरो से। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह से एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है मेरा ए, इस पॉइंट से ही ये वेक्टर स्टार्ट करेगा। जीरो और नल वेक्टर का मतलब ये होता है यहां से स्टार्ट करेगा और यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो दोनों, टर्मिनल का होता है मतलब होता है जो पॉइंट जहां पर जाकर हमारा लाइन खत्म हो जाती है वहां पर। तो इस लाइन यहाँ पर इस पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं है, ये पॉइंट है यहां से शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हो गया। इसको इस तरह से डिनोट भी कर सकते हैं हम, ए के ऊपर इस तरह से साइन, कहीं पर भी सेम टू सेम यहाँ पर इस तरह से ए लिखा गया या फिर बी लिखा आ गया या फिर कोई और वेरिएबल यहाँ पर लिखा आ गया, तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ से शुरू और यहीं पर खत्म हो गया, तो ये एक जीरो वेक्टर की फॉर्म बनेगी, ये एक नल वेक्टर होगा। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर की करूंगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, कोई एक वेक्टर हमारे पास दिया होगा इस तरह से, यहाँ मान लीजिए ये ए पॉइंट मैंने लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने बी पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, लंबाई दी हुई है, इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और यहाँ से हमारा क्या है, इसकी डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी हमारी भाई ए से बी की तरफ जाएगा, तो ये हमारा एक वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा था x1 y1 z1, ये हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब हमारे बी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे x2 y2 z2, इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। हमारे उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। इस टॉपिक के अंदर कई सारी चीजें जो हैं वो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही जुड़ी हुई है, उसी के कॉन्सेप्ट को उठाकर यहाँ पर रखा गया है। तो थोड़ा सा बेस को ना ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो भी क्या दिया है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेट्स। अगर सी पॉइंट देगा तो x3 y3 z3 कुछ भी देगा, मतलब क्या है, ये कोई डिजिट भी हो सकती है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 वेरिएबल भी कुछ भी दे सकता है, वो जरूरी नहीं कि x1 y1 z1 ही देगा। तो यहाँ से अगर वो हमें बोले कि यहाँ पर वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर निकालो, हमें यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालना पड़ जाएगा। हमें क्या करना पड़ जाएगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ जाएगा। ये वेक्टर किस तरह से हम निकालेंगे, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर की एक बेस फॉर्म बनेगी, यहाँ पर मैं बनाकर दिखा देता हूं तुम लोगों को किस तरह से बनेगी। x2 माइनस x1, यहां पर इसके साथ इसका जो यहां पर वैल्यू आएगी ये i के ऊपर कैप आएगी, और ये एक पहचान होती है भाई ये वेक्टर है हमारा, ठीक है। अब y2 माइनस y1, इसके ऊपर लगाएंगे j कैप प्लस z2 माइनस z1, ये हमारा हो जाएगा k कैप, ठीक है। कई सारे सवाल स्टार्टिंग में इससे जुड़े हुए आएंगे, तो तुम लोग इसको ये जिस तरह से मैं फॉर्मूले बताता हूं ना, इनको नोट डाउन कर लिया करो अपनी नोटबुक में कहीं भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इनके साथ i j k के ऊपर कैप लगी हुई है तो ही ये वेक्टर बनता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पर कैप लगाओ न लगाओ तुम्हारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ आंसर को टिक करना काम है। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव की बात आ जाती तो यहाँ पर कैप लगानी जरूरी हो जाती। और ये जो क्लास है तुम्हारी, ये सिर्फ HSSC के लिए नहीं, कोई बच्चा NDA की तैयारी कर रहा हो, कोई बच्चा JEE मेंस की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए जहां पर भी वेक्टर का टॉपिक आता है वहां पर ही ये क्लास काम करेगी। और कंपटीशन लेवल पे तो इससे बेस्ट क्लास हो ही नहीं सकती वेक्टर की, ये मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, बाकी तुम लोग अपना देख लेना।
अब इसको जो हमने ए बी वेक्टर मान के लिखा है और यहाँ पर इसको मैं ए वेक्टर मान लूंगा, ठीक है भाई, वेक्टर ए मान लिया मैंने, इसको ए से इसको डिनोट कर दिया, यानी कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट पॉइंट मुझे दिए हुए थे, मैंने इसको वेक्टर में चेंज कर दिया, वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, ये एक वेक्टर की बेसिक फॉर्म आ गई। यहाँ पर मान लीजिए 2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1i आ जाएगा। इस तरह से मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई जहां पर जो हमारा क्या है टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं हमेशा। क्या करते हैं भाई, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, तो इस टर्मिनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसमें से इस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। इसके बी के पॉइंट के x2 y2 z2 दिए हुए हैं और इसके x1 y1 z1, इस तरह से टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, यानी कि जहां पर खत्म होता है वहां से माइनस करेंगे जहां से शुरू हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। अब यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड की बात हम यहां पर करेंगे, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। जब भी किसी का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो समझ लेना किसी वेक्टर, जिस तरह से पूरी लाइन लिखी हुई है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ये ए वेक्टर है मेरा, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गया, 1 यूनिट आ गया, तो ये एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और ये जो मेरे पास ए वेक्टर लिखा हुआ है, अगर मुझे यहां से इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना पड़ जाए, वो बोले कि इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखो, तो यहां पर इसका जो फार्मूला होगा, ए के ऊपर कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये दोनों साइड मोड लगा दिए मैंने, ये दोनों सीधी लाइन लगा दी, इसको बोलते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर। और इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी ना, वो हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी आगे बता दूंगा, मैं आराम से समझा दूंगा हर चीज। अब दूसरी बात हम देखते हैं, यहां पर यूनिट वेक्टर के बारे में और कुछ खास नहीं दिया है, को इनिशियल वेक्टर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो को इनिशियल, बिल्कुल को इनिशियल वेक्टर के बारे में देखते हैं, यानी कि 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल। कुछ खास बात नहीं है, मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाले अगर 2 वेक्टर हमारे पास, ये ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर और दे देगा, एक सी वेक्टर दे देगा, इस तरह से अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक ही जगह से वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं को इनिशियल। अब आ गया को लीनियर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताया था। यहां पर क्या दिया इसने, 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। इस तरह से, यानी कि अगर हम कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे तो कोलिनियर वेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल एसएससी पहले पूछ चुका है। यहां पर जिस तरह से हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, इस तरह से x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसमें होता क्या है भाई, इसके अंदर हमारा मान लीजिए कोई 2 वेक्टर दे देगा, वो ये ए वेक्टर दे दिया, ये तो हमारी एक बेस फॉर्म है। इस बेस फॉर्म से हम थोड़ा सा हटते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा हट के दिखा देता हूं इसको। अब मैं इस चीज को यहां से मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो गया है। तो कोलिनियर वेक्टर की मैं बेस फॉर्म, एक वेक्टर की बेस फॉर्म हम लिखेंगे यहां पर इस तरह से। ए वेक्टर मुझे दे दिया, मान लीजिए एक ए वेक्टर लिखेंगे हम, x1 i के ऊपर कैप प्लस y1 j के ऊपर कैप प्लस z1 k के ऊपर कैप। अब एक बी वेक्टर देगा x2 i के ऊपर कैप, यहां पर कैप लगा लेना अपना, अगर मैं कहीं पर भूल जाऊं तो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहा है तो कैप जरूरी है, तो कैप लगा लेना अपनी साइड से भी। अगर मैं भूल जाऊं कहीं पे, कमेंट मत करना कि सर आपने कैप नहीं लगाई वहां पर, तो कैप लगेगी जहां पर i j k की फॉर्म आएगी, और ये z2 k कैप। इस तरह से मैंने लिखा, ये ए वेक्टर दिया हुआ मुझे, ये बी वेक्टर दिया हुआ है। कोलिनियर कब होंगे ये, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर। क्या मतलब होता है, एक ही लाइन पर। तो कोलिनियर तब होंगे ये जब x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2 बराबर z1 अपॉन z2, इनका जो रेशो होगा ना, ये अनुपात आ गया इनका, इन तीनों के जो कोफिशिएंट है, आई का जो कोफिशिएंट है x1, j का कोफिशिएंट y1, इस तरह से ये ए वेक्टर की बात है, ये बी वेक्टर की, ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं। ये जो कोफिशिएंट है ना, इनका जो रेशो है, अगर वो तीनों का सेम है, यहां पर 3 3 दिए हुए हैं, तो तीनों का अगर सेम है
तो हमारा क्या होगा, ये कोलिनियर हो जाएंगे वेक्टर जो हमारे, वो कोलिनियर हो जाएंगे। सीधा सीधा इसके ऊपर सवाल HSSC ने पूछा था, वो मैं आगे कराऊंगा तुम लोगों को। और अगर वो बात करे भाई 3 पॉइंट दे दे, जैसे कि 3 पॉइंट दे दिया उसने, सी वेक्टर भी दे दिया, एक वेक्टर और दे दिया हमें सी वेक्टर, और कहा कि क्या ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो तीनों एक ही लाइन पर जब होंगे जब किसी दो के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का जो सम है, किसी दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो वो एक सीधी लाइन पर भी आ जाएंगे। इस तरह से इसको डिनोट करें, इस तरह से इसको बताया जा सकता है। तो मेन बात है यहाँ पर रेशो की। अब दूसरी बात है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर में भी कुछ खास नहीं होता, ये इस तरह से होता है। मान लीजिए 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इनके यहाँ पर कोफिशिएंट सेम होते हैं, आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट, अब तो यहाँ पर अलग अलग है x1 x2 y1 y2, लेकिन अगर ये सारे इसके x1 x1 होते, इसके y1 y1 होते दोनों के, तो अगर सेम होते हैं तो ए वेक्टर हमारा बराबर किसके होता है, बी वेक्टर के। बस इसमें और कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ इतना है। दूसरी बात है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं फिर आगे समझाता हूं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर से ए बी वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिए हुए वेक्टर के इक्वल होता है तो उसे हम ए बी वेक्टर कहते हैं। बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट, डायरेक्शन उसकी हमेशा उल्टी रहेगी, इसीलिए उसको नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। तो इसको किस तरह से शो करते हैं हम, मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई थी यहाँ पर, अभी हम दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे और हमने यहाँ से ए बी वेक्टर निकाला था। उसमें से ए बी वेक्टर हमने निकाला था तो आई के साथ कुछ कोफिशिएंट हमने लिखा था, प्लस जे के साथ हमने कुछ कोफिशिएंट लिखा था और के साथ हमने कुछ कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा था। तो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी मर्जी है वो एग्जामिनर देगा, उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये हमारा क्या है, ये ए बी वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन इधर से इधर शो कर रहा है, लेकिन हमें लेना पड़ गया इसका नेगेटिव। अगर इसका नेगेटिव लेना तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए बी नेगेटिव हो गया, यानी कि वेक्टर तो ए बी है लेकिन आगे माइनस का साइन आ गया। अदरवाइज इसको इसका उल्टा ही तो करना है, डायरेक्शन उल्टी करनी है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी ए वेक्टर, ठीक है। यानी कि हमारा पहले इनिशियल पॉइंट ए था और टर्मिनल पॉइंट बी था, लेकिन जब नेगेटिव की बात होगी तो ये अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि जो टर्मिनल था वो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और जो ए पॉइंट हमारा इनिशियल था वो हमारा टर्मिनल हो जाएगा। यहां तक की बात उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे कुछ चीजें मैं बता देता हूं, इनसे जुड़े हुए सवाल पेपर में बनेंगे, कुछ फॉर्मूला बनेंगे, जैसे जैसे इनके बारे में बात आएगी वैसे वैसे इनके बारे में सवाल में इनके जो फार्मूलाज वगैरह वो बताता रहूंगा। इस तरह से खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं सारा का सारा एक ही जगह पे बताऊंगा। इसीलिए मैंने अलग अलग इसके सीट 1 सीट 2 सीट 3 अलग अलग इसकी क्लास स्टार्ट की है। उसके बाद क्या होगा, मैं इन सभी क्लासेज को एक क्लास में मर्ज भी करवा दूंगा ताकि तुम लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। जो लोग चाहते हैं कि भी एक ही क्लास में कंप्लीट टॉपिक हो तो उनके लिए भी, और कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो, कॉम्प्लेक्स चीज ना बने, इसलिए उनके लिए ये पार्ट में क्लास मुझे देनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या दिया है, कोसाइन वेक्टर। तो कोसाइन वेक्टर का भी किस तरह से कोसाइन, मतलब हमें क्या करेगा, वो 2 वेक्टर दे देगा, 3 वेक्टर दे देगा, कुछ भी दे देगा और बोलेगा भी इसका कोसाइन वेक्टर निकालो। तो अभी सीट 1 में ही इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पर हमें एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकलेगा, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी, HSSC में सवाल पूछा जा चुका है। और क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा तो वहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, HSSC में सवाल पूछा जा चुका है, फार्मूले बताऊंगा किस तरह से निकलेगी। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि इस तरह से लिखा हमने ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये तो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने इसको लिख दिया इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इसमें कई चीजें अलग अलग तरह की होती हैं, सारी बताऊंगा मैं आगे आगे जब जब इनकी तरफ पहुंचेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर हम इसी क्लास में बात करेंगे, सीट 1 में ही बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये क्या चीजें हैं, किस तरह से इनको करना है, सारी की सारी मैं बताऊंगा। जैसे जैसे इनसे जुड़े हुए सवाल हमारे आगे आएंगे मैं सारी चीजें बताता चला जाऊंगा। बस थोड़ा सा बेस जो था वो मैंने बता दिया है, वो तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अगर बच्चों किसी भी इमारत की कोई नींव है, हम कोई इमारत डालते हैं तो सबसे पहले तुमने देखा होगा ना, जब भी चिनाई का काम, कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इतनी गहरी गहरी, इससे मतलब लगा के चलो 5-4 फुट की भी नींव होती है, 6-6 फुट की भी नींव होती है। मतलब कहने का यही है
किसी भी इमारत की नींव फाउंडेशन जितनी गहरी होगी, जितनी मजबूत होगी, वो इमारत उतने ही लंबे समय तक टिकी रहेगी। अदरवाइज ताश के पत्तों के मैल की तरह वो ढह जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो नींव है वो मजबूत बने। एक बार टॉपिक को, मेरा मानना यह है कि भाई टॉपिक को जब करना है ना, स्टार्ट किया है, तो एक टॉपिक को एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, समझे। अब की बार आखिरी बार, सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा भाई, अब की बार आखिरी बार। ये टॉपिक इस बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए अपने नोट्स बना लेना बस। तो सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। तो भाई सीट 1 का जो पहला सवाल है उसमें देखो क्या दिया है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। दिए गए वेक्टर्स का हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। तो यहां पर हमारे पास एक के बाद एक 3 वो दिए हुए हैं। तो पहले का निकालेंगे हम ए वेक्टर का। सबसे पहले हम ए वेक्टर की बात करेंगे। तो ए वेक्टर क्या क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस के, प्लस जे प्लस के, इनके ऊपर कैप लगा लेना। अगर ना याद रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यों निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि वही इसकी लेंथ बताएगा हमें कि भी कितनी इसकी लेंथ है। और ये वेक्टर में क्या है, ये जो एरो का निशान है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। इसको मोड ऑफ से इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट्स दिए होते हैं, ए के, आई के, जे के और के, इन कोफिशिएंट्स को यहाँ पर हम लेंगे, सीधा सीधा अंडर द रूट करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट जब भी हमें किसी वैल्यू के साथ कुछ नहीं लिखा दिखाई देता, जिस तरह से इस आई, जे और के साथ कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके साथ 1 है, इनका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो यहाँ पर उनका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इन तीनों के कोफिशिएंट 1 1 1 दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनका 1 1 1 का स्क्वायर लिया। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये मेरा बनेगा √3 के इक्वल। ये तो था हमारा एक। अब इसका दूसरा पार्ट है बी वेक्टर। 3 सवाल एक सवाल के अंदर दिए हुए हैं, पहले सवाल के अंदर, और मैग्नीट्यूड निकालना है तीनों का। आगे फिर मैग्नीट्यूड तुम खुद से निकालोगे, मैं यहाँ पर एक सवाल करके दिखा रहा हूं। 2i माइनस 7j माइनस 3k, 2i माइनस 7j माइनस 3k माइनस 3k। इस तरह से हमें b का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, अंडर द रूट करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या याद रखनी है, जिस तरह से इसके साथ जो साइन माइनस का है ना, ये पूरा साइन के समेत उठाना, हमें पूरा का पूरा इस माइनस साइन के साथ उठाना है। यहाँ पर जिसके सामने माइनस, उसको माइनस के साथ उठाएंगे। तो 2 के सामने कोई साइन नहीं है, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। आगे क्या होगा, ये बनेगा 4 प्लस माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 7, माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस के 49, और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 9, और इसको हम करेंगे अंडर दी रूट। तो ये कितना बनेगा भी मेरा 49 और 4 53 और 9 62 अंडर दी रूट। अब तीसरे की मैं बात करता हूं। यहां पर सी वेक्टर में क्या क्या दिया हुआ है, 1/√3i प्लस प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। इनके ऊपर कैप लगा दो भाई, वरना कोई महाशय फिर मुझे बोलेगा कि सर आपने कैप तो लगाई नहीं सवालों के अंदर, वेक्टर कैसे करवा दिया। तो कुछ लोगों के लिए होती है ये चीजें। तो यहां पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो भाई ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया था मैंने, अभी पीछे वाले सवालों में इनके जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनका साइन समेत स्क्वायर करके ऐड करना है और अंडर द रूट लेना है। तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर। इन सवालों के अंदर ना तुम्हारी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन तुम्हारी कितनी अच्छी है, तुम कितनी पकड़ कर रखते हो अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी गुणा, बड़ी बड़ी भाग, नहीं, साइन की बात आएगी। ये माइनस के साइन है, प्लस के साइन है, इनका किस तरह से तुम यूज कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही था और इसमें भी यही है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3
और ये +1/3 और इन सभी को यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो ये तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा √1 और 1 का रूट और स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या होगा इसका जो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 1 के इक्वल। बिल्कुल आसान था ये सवाल और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब उम्मीद करता हूं यहां तक तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा। हाँ भाई मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें आ गया होगा या नहीं आया अभी भी हैं? एक बार कमेंट करके बता दिया करो कि भाई कोई चीज समझ में आई है नहीं आई है, क्योंकि फिर उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जो तुम्हारी अगली क्लास लूंगा डाउट क्लास जो होगी उसमें वो डाउट तुम्हारे क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से इस सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई अगला जो सवाल दिया है इस सीट का दूसरा सवाल है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो भाई ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर एग्जामिनर ने ये सवाल पेपर में दे दिया तो वो वहां पर देगा तुम्हें कुछ वेक्टर्स ऑप्शन में दे देगा, तो वो उनमें से हमें ये बताना है इनमें से किसके वेक्टर जो हैं किसके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड निकालना तुम लोगों को आ गया, उम्मीद करता हूं उसके अकॉर्डिंग तुम उनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। जिनका 2 का सेम आ गया वो 2 वेक्टर वही होंगे। तीसरा भी इसी तरह से है वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i + 3j। वेक्टर दे दिया उसने 2i कैप + 3j कैप इक्वल दिया है इसके क्या एंड xi + yj प्लस yj कैप, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल है। मैंने कुछ देर पहले तुम लोगों को बताया था भाई इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके यहाँ पर कोफिशिएंट भी एक जैसे ही दिए हो और यहाँ पर ये जो i और j है ये डायरेक्शन भी एक जैसी दी हो, तो वो हमारे क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट कर दो, x = 2 और y = ये 3 पुट कर दो, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। और इस सवाल के अंदर कुछ खास नहीं था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो। सवाल नंबर हमारा कौन सा आ गया भाई, ये 5वां सवाल आ गया। सीट नंबर 1 का 5वां सवाल है। इसमें देखो क्या पूछा गया है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करनी है। भाई इसके जो वेक्टर कंपोनेंट्स है वो निकालने हैं और स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। हमें हमारे पास एक लाइन दे दी और उसके कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए भाई इस तरह से 2,1 और -5,7। तो इससे हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है भाई, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। तो भाई किस तरह से निकालेंगे, स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है एदिश और वेक्टर का मतलब क्या होता है सदिश। तो यहाँ पर डायरेक्शंस, ये जो आई कैप जे कैप के कैप में लिख रहा हूँ ना, इनको डायरेक्शंस बोलते हैं, ये डायरेक्शंस होंगी। तो जब हम इनके यहाँ पर, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज फिर तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज रहोगे इस सवाल को लेकर भी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -5,7। क्या है भाई -5,7। तो यहां से हमें करना क्या है भाई, यहां से हमें इसको एक वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर में इसको निकालना है। ए बी वेक्टर में की फॉर्म में इसको लिखेंगे, उसको हम ए वेक्टर भी नाम दे सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल कोई उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ए बी वेक्टर इसका नाम देने के लिए क्या करेंगे, यहां पर मैंने कहा था x2 - x1 y2 - y1, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये हमारा x2 है, -5 - 2 और ये i इसकी डायरेक्शन दे दी हमने, प्लस ब्रैकेट के अंदर y2 - y1 7 - 1 और यहां पर लगा दिया हमने j कैप, और k की वैल्यू इसमें दी नहीं है तो i और j पे आके हमारा ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इन दोनों को ऐड करो, माइनस के 7 i कैप और ये प्लस के साथ में से एक जाएगा 6 j के ऊपर कैप। इस तरह से ये हमारे पास एक वेक्टर की फॉर्म में आ गया निकल के, ये हमारी एक वेक्टर की फॉर्म बन गई। ये हमने इसकी डायरेक्शंस दे दी, ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, i और j इसकी और ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, स्केलर कंपोनेंट की बात हमने की है,
स्केलर की स्पेलिंग देख लेता हूं भाई मैं, CALAR। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर का मतलब होता है एदिश, यानी कि जिसकी कोई दिशा न हो, एदिश। तो यहां पर हमें दिशा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इन कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? -7 ये हमारे पास वेक्टर है, इनकी एक डायरेक्शन है, लेकिन इनको सीधा इस तरह से लिख दो, -7 और 6। ये कंपोनेंट हो गए हमारे विदाउट आई एंड जे, यानी कि बिना किसी डायरेक्शन के हमने इनको लिख दिया। लेकिन अगर हमें यहां पर निकालना पड़ जाए वेक्टर कंपोनेंट, तो ये बिल्कुल सेम इस तरह से लिखना पड़ेगा इसका, -7 + 6 जे और ऊपर ये इनकी कैप। तो इस तरह से इस सवाल का हमारा सॉल्यूशन बनेगा। सवाल नंबर कौन सा था भाई? ये सवाल नंबर हमारा ये 5 था। तो इस तरह से हमारा ये एक बनेगा वेक्टर कंपोनेंट। इस तरह से इनको स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे, इनको वेक्टर कंपोनेंट। और यहाँ पर कोमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के साइन की जगह पे, या फिर कोमा ही चल जाएगा, कोमा भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन कुछ भी लगा लो। इस तरह से हम इनको वेक्टर कंपोनेंट लिख सकते हैं। इस तरह का सवाल हालांकि पेपर में कभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन बेसिक बातें हैं तो पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, मैं एक बार समझा देता हूँ इस चीज़ को, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। उसने क्या किया, उसने मुझे ए और बी कोई 2 पॉइंट दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ये कोऑर्डिनेट ए के, ये बी के। हमने यहाँ से वेक्टर की फॉर्म में इनको चेंज कर लिया। वेक्टर की फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सवालों की स्टार्टिंग में, जब मैंने बेसिक बताया था। तो हमने x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1, ये हमारे पास डायरेक्शन है i कैप j कैप, ठीक है। ये हमने इस तरह से, ये वेक्टर की फॉर्म आ गई हमारी। उसके बाद हमने इसको स्केलर कंपोनेंट निकाला। स्केलर का मतलब होता है एदिश, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। तो यहाँ से i और j कैप हटा दिया हमने, तो ये हमारे क्या आगे स्केलर कंपोनेंट। इसके अंदर भाई ये स्केलर हैं, बिना मतलब बिना डायरेक्शन के हैं। लेकिन अगर हमें निकालना पड़ गया वेक्टर कंपोनेंट, तो हमने इनको इनके आई कैप और जे कैप के साथ, इनकी डायरेक्शन है ये, इन डायरेक्शन के साथ लिख दिया। तो ये हमारे हो गए वेक्टर कंपोनेंट। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यहां पर एक सवाल दिया है, छठा सवाल शीट 1 का, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि दिए गए वेक्टर्स का सम निकालना है। तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, तीनों लिखने पड़ेंगे भाई बिल्कुल। बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या क्या दिए हैं, i - 2j + k, i - 2j + k, इनके ऊपर कैप। बी में क्या दिया है, बी वेक्टर में दिया हुआ है -2 + 4j + 5k, -2i + 4j + 5k, इनके ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक है भाई, टोपी पहनानी पड़ेगी इनको। और सी के क्या दिए हैं, i - 6j, i - 6j, इसके ऊपर भी टोपी, और यहां पर -7k, -7k, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है, हमें इनका सम निकालना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। इस तरह का सवाल HSSC के पेपर में बनने के पूरे चांस है, क्योंकि छोटा सा सवाल है, ज्यादा लंबा सवाल है ही नहीं। और पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, बच्चों को पता तो होता नहीं है, वो कुछ भी उनका जोड़ घटा करके आंसर निकाल देंगे गलत सलत। तो यहां पर देखो कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जोड़ घटा माइनस करना है। जो आई है इसके कोफिशिएंट्स, क्या कर दिया, इनके कोफिशिएंट, फिर जे के कोफिशिएंट और फिर के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का सम करना है। और उनको आई वालों का आई के साथ, जे वालों को जे के साथ और के वालों को के साथ। किस तरह से करते हैं, तो आई यहां पर कितना दिया हुआ है, इसमें पहले में सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो यहां पर +1, माइनस का 2 और प्लस का 1, इस तरह से लिखो इसको, 1 - 2 + 1, और ये हो गया मेरा आई, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, यहां पर भी प्लस का साइन लगाएंगे। जे के साथ कोफिशिएंट दिए हैं -2 +4 -6, और ये हो गया मेरा जे, प्लस के कोफिशिएंट 1 + 5 -7k, इनको टोपी जरूर पहना दो। माइनस के 2 और प्लस के 2 0, आई 0 है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 और प्लस के 4 माइनस के 4 जे के ऊपर टोपी माइनस के 7 और प्लस के 6 माइनस का के और ऊपर टोपी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों वेक्टर का सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इन तीनों वेक्टर का सम। -4 जे के ऊपर कैप माइनस के ऊपर कैप, क्योंकि के माइनस का आएगा हमारा 1 आएगा, माइनस का 1। तो भाई इस सवाल में देखो हमने क्या किया, हमने कुछ खास नहीं किया इस सवाल के अंदर। इसने हमें 3 वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमें इन तीनों का सम निकालना था, तो तीनों के कोफिशिएंट, पहले आई के कोफिशिएंट को ऐड कर लिया, फिर जे के कोफिशिएंट को ऐड कर लिया, फिर के कोफिशिएंट को ऐड कर लिया। जैसे इनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया हमारे पास ये वैल्यू बच के आ गई। आई हमने इसलिए नहीं लिखा, चाहे तो लिख भी सकते हैं 0 आई। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या, 0 ही तो बचेगा, तो इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर था इस सवाल का। अब अगला सवाल देखते हैं। तो भाई अगला जो सवाल आया है, देखो 7वां सवाल बिल्कुल आसान है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है आई जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k, सभी के ऊपर कैप, ठीक है। के ऊपर कैप है, कभी कोई 2 के ऊपर भी सोचे, कहां गया, हाँ बिल्कुल प्लस के साइन है सारे के सारे। तो यहां पर देखो करना क्या, हमें यूनिट वेक्टर में इसको चेंज करना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने कुछ देर पहले तुम लोगों को बताया था। इसका जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए के ऊपर कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर तो हमें दे दिया है पूरा का पूरा, हमें ये मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अभी निकाला तो था, पहला ही सवाल मैग्नीट्यूड का था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी के साथ जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनका आपस में स्क्वायर करके सम, 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं इसको। यहां पर इस तरह से लिख के ही दिखा देता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये 2 + 4 हो जाएगा, √6 आ जाएगा ये, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया ए का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास √6। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास वो आ गया भाई √6। अब हमें करना क्या है, हमें इस तरह से इसको लिखना है इस फॉर्म के अंदर। तो ए वेक्टर को लिखो पहले आई के ऊपर कैप प्लस जे के ऊपर कैप प्लस 2 के ऊपर कैप। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सवाल समझ में नहीं आएंगे, लिखवा के ले लेना उनसे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने जल्दी सवाल। तो यहां पर अब इसको आराम से सोल्व करो। किस तरह से सोल्व करना है, इसको हमें एक वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर नहीं बना है। यूनिट वेक्टर बनाना है इसको, तो इनको सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो √6 है ना, ये आई के साथ भी, जे के साथ भी और 2k के साथ भी, इन सभी के डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इनके बटे में दिया हुआ है। तो इसको लिखो आई कैप डिवाइड बाय √6 प्लस जे कैप डिवाइड बाय √6 प्लस 2k कैप डिवाइड बाय √6। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में निकल के आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ये आई कैप डिवाइड बाय √6 प्लस जे कैप डिवाइड बाय √6 प्लस 2k कैप डिवाइड बाय √6। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, फिर समझा देता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, इतने आसान आसान सवाल तुम लोगों को 2-2 3-3 बार रिपीट करके समझाने पड़ रहे हैं। देखो ए वेक्टर हमारा दे दिया, यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमें पता है कि क्या है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमने ए वेक्टर निकाला, HSSC के पेपर में सवाल आ चुका है इस जैसा ही। तो यहां पर देखो ए वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने वाली बात आ गई, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम हमें निकालना है और अंडर द रूट उसको ले लेना है। तो ये आ गया, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड के लिए। फार्मूला है लेकिन नहीं है, फार्मूला नहीं रटना है, सीधा सीधा समझो, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम निकालो और बात खत्म करो। √6 आ गया। अब ए वेक्टर ऊपर वैसे का वैसे लिखा, नीचे हमने मैग्नीट्यूड निकला था तो मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब आगे देखो, इनको हमने अलग अलग कर दिया, तीनों को आई के साथ भी लिख दिया अलग से, और एक वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब कहने का पूरा वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो भाई सवाल नंबर 8 देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P क्यों वेयर
P एंड Q आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। वैसे तो तुम चाहो तो इस सवाल को खुद से बना सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग सवाल को नहीं बनाओगे। तुम लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करने जाओगे, क्योंकि तुम लोग निठल्ले हो, बिल्कुल निठल्ले, इतने निठल्ले हो कि तुम लोगों के पास किसी एक बच्चे के पास भी नोटबुक नहीं मिलेगी जितनी मैंने पीडीएफ दी है उनकी। अगर किसी के पास है तो वो मुझे 2-4 स्क्रीनशॉट लेके एक बार टेलीग्राम पर भेज दे, या फिर इंस्टाग्राम पर भेज दे, या फिर मुझे फेसबुक पर भेज दे, कहीं पर भी भेज दे। स्पेशली नाम अनाउंस करूंगा क्लास के अंदर। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग कामचोर हो, बड़े भयंकर कामचोर हो, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर कॉपी नहीं बनाओगे, नोटबुक नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, मेरे से लिखवा के ले लो। तो भाई ये सवाल मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बता दिया अपनी जो सोच तुम लोगों को लेकर है, सब जानता हूं मैं कि कौन कितने पानी में है। 4 5 6 यही कोऑर्डिनेट दिए हुए ना P और Q के, मेरे पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। और डायरेक्शन हमारी क्या है, P से Q, P से Q। इसको हम चाहें तो A वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर P Q से है, तो यहाँ पर P से Q ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी पूरी लेंथ है। लेंथ होता है हमारा मैग्नीट्यूड। तो हमें देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बेस बताया था, इस एक सवाल में हमारे 2 फार्मूले यूज हो गए, 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बल्कि 3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे एक सवाल के अंदर। 3 कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से समझो। पहले तो हमने यहाँ पर एक वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखना है। कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं मेरे भाई। सबसे पहले बेसिक मैंने बताया था, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k, बताया था अरे बोलो हाँ बताया था। तो यहां पर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, x2 - x1, 4 - 1 लिख के दिखाना पड़ेगा, 4 - 1 i के ऊपर कैप प्लस y2 - y1 5 - 2 j के ऊपर कैप प्लस z2 - z1 6 - 3 k के ऊपर कैप। अब ये जो मैंने 6 - 3 बोला है, क्या मैंने ये इंग्लिश में बोला है? ये 3 क्या होता है, हिंदी में तो बोला जाता है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट यही आती है कि सर इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पढ़ाओ। भाई जितना हिंदी में पढ़ाया जा सकता है ना, मैं उससे ज्यादा पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। इससे ज्यादा हिंदी में ये टॉपिक न तो कोई करवा सकता है और न ही तुम्हारी समझ में आएंगे। इसीलिए कहता हूं कि भाई देखो, कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो थोड़े से अपना हटके हैं, तो वो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल चलते हैं। और मेरी कोई एक क्लास सिंगल ऐसी नहीं है जिसमें सवाल बाइलिंगुअल नहीं होते हैं, कोई सिंगल क्लास भी नहीं है। हर क्लास में मैं इंग्लिश हिंदी में बताता हूँ सारे सवाल। तो यहाँ पर देखो, इसमें 4 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 3i, इसके ऊपर टोपी, प्लस 5 में से 2 जाएगा 3j, फिर टोपी पहनाओ, प्लस 6 में से 3 जाएगा 3k के ऊपर टोपी। हो गया भाई ये मेरा, ये वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब तो आ गया हमारा बिल्कुल सीधा सीधा एक वेक्टर की फॉर्म में। तो अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर में इसको चेंज करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या था, ए के ऊपर कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसके लिए ए वेक्टर तो हमारे पास आ गया ये, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसको हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, सीधा इस तरह से भी शो कर सकते हैं इसको। पी क्यू के ऊपर कैप इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय, इस तरह से। क्योंकि बच्चे बड़े आजकल तुम लोग बड़े मतलब आदत बन चुकी है तुम्हारी ये कि खुद से तो कुछ करना नहीं है, लेकिन टीचर से हम सीधा एक बार सवाल कर लेते हैं कि सर ये ए वेक्टर क्यों लिख दिया पी क्यू को। मैंने क्या कहा था, इस पी क्यू को ए वेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं, कोई और चीज कोई जरूरत है ही नहीं हमें। तो कुछ भी लिखो, मर्जी तुम्हारी है, मेन बात है आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना, तो भाई मैग्नीट्यूड निकालो पी क्यू का। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं इसके जरिए तुम्हें कि जो पीछे वाले सवाल थे और ये सवाल हम एक चीज से किस तरह से इनको मर्ज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर कुछ तो इतने भी होशियार होंगे, होशियार चंद बोलेंगे उनको कि वो क्या करेंगे, ये फार्मूला अलग से रटेंगे, ये फार्मूला अलग से रटेंगे, सारे फार्मूले अलग अलग फार्मूले रटेंगे और फिर पेपर में जाके टाइम टाइम फीस एक भी फार्मूला उनको याद नहीं मिलेगा। वो होते हैं होशियार चंद। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया था हमने, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये तो एक बहुत ही आसान हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर 9
√27, तो ये हो जाएगा मेरा 27 9 या 27, 3√3। बिल्कुल आसान टर्म दे रखी है ये। और इसी तरह के सवाल पेपर में बनते हैं और फिर तुमसे होते नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो तुम लोग करते नहीं हो। अब मैं क्या जबरदस्ती करवाऊंगा तुमसे प्रैक्टिस? जो तुम्हें कंटेंट चाहिए वो कंटेंट में दे रहा हूँ। 3-3 दिन 4-4 दिन लगते हैं वेक्टर के टॉपिक के कंटेंट को तैयार करने में। मैं पिछले 4 दिन और 4 रातों से तैयार कर रहा हूँ इस टॉपिक को, सीट 1 सीट 2 सीट 3, इसीलिए मैंने अलग अलग करी। चाहूँ तो मैं सभी को एक में मर्ज कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं सवाल छोड़ के करवा सकता हूँ। 20 मेरे पास कम से कम 100 सवाल हैं, 100 में से मैं छोड़ छोड़ के तुम्हें सारे 30 सवाल करवा दूँ, बोलूँ कि ये कर लेना ये कर लेना ये कर लेना। फायदा क्या है? तुम लोगों को पेपर में सवाल नहीं आएंगे। फिर मैं बोल दूं कि भाई पीडीएफ पे मैं तो 5 रुपए का चार्ज लगा रहा हूँ, मेरे से पीडीएफ लेनी है तो 5-5 रुपए दो, कुछ सवाल करवा दूंगा बाकी के रख लूंगा, 5-5 रुपए दो। फिर तुम लोगों को मजबूरी में देने पड़ेंगे, फिर तुम उन क्लासों को पढ़ोगे, वो फिर उस पीडीएफ की भी कदर करोगे तुम। लेकिन फ्री में अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छे से मिल रही है ना, उसको तुम उसकी कदर नहीं करना जानते, इसीलिए वो पेड कोर्स वाले बेटर हैं तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब आगे देखो, आगे हमें करना क्या है, इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर हमारा क्या है 3i + 3j + 3k। इस 3 को मैं कॉमन ले लेता हूं, इस 3 को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर, और इसको इस तरह से लिख देते हैं, इनके ऊपर टोपी। और यहां पर क्या है 3√3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास i/√3 + j/√3 + k/√3, और इनके ऊपर टोपी। ये हमारा यूनिट वेक्टर बन के आ गया, समझे? भाई समझे कि नहीं समझे? एक सवाल में 3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए। देखो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, पहले वेक्टर बनाया, फिर हमने मैग्नीट्यूड बनाया, और फिर हमने ये किया, वो यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अगर नहीं समझे तो रिपीट कर लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो भाई 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन, फिर से वही वाला सवाल रिपीट हो रहा है। फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं तुम लोगों की सहूलियत के लिए लिख देता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या है 2i - j + 2k, 2i - j + 2k, और बी वेक्टर -i + j -k। मेरे हिसाब से यही लिखा है, -i + j -k और 2i - j + 2k। ठीक है, ये 2 वेक्टर मुझे दिए हैं, और आगे क्या कहा है भाई, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a + b। वेक्टर a + वेक्टर b यहां पर करना पड़ेगा हमें। तो वेक्टर a + वेक्टर b, थोड़ी देर पहले हमने वेक्टर c भी ऐड किया था, सम निकाला था ना तीनों वेक्टर का। यहाँ पर दो वेक्टर दिया, तो दोनों का सम निकाल लो, क्या दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर जब किसी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलते हैं भाई, उनके साथ हमारा जो कोफिशिएंट है वो 1 मान के चलते हैं। तो क्या करेंगे 2 - 1i, इनके ऊपर टोपी पहना लेना, टोपी पहना लेना भाई। 2 - 1i, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, 1 - 1j, ऊपर टोपी, सॉरी एक माइनस का 1 और एक प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ठीक है भाई। और यहाँ पर प्लस, जो इनके सामने साइन है ना, वो साइन माइनस का होगा तो लिखना पड़ेगा -1, और ये के ऊपर टोपी। अब ये क्या बनेगा, 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 1 में से 1 गया तो ये 0 हो गया, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा मेरा। 2 - 1 यानी कि प्लस का 1 बचेगा, और ये बचेगा के ऊपर टोपी, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास ये बन गया ए वेक्टर + बी वेक्टर, हमारा ये हो गया। अब इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए + वेक्टर बी, और इसकी जो फॉर्म है हमने लिखनी है इसकी यूनिट वेक्टर की फॉर्म। तो यूनिट वेक्टर का साइन हमारा ये था टोपी वाला, ठीक है। अब इस साइन को ऐसे ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर + बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर + बी वेक्टर, ये हमें इस तरह से करना पड़ेगा। या तो हम इस पूरी फॉर्म को वेक्टर ए मान लेते हैं इस तरह से, तो पूरा हमारा ए ही लिख देते सिंपली,
लेकिन यहाँ पर हमने सीधा सीधा इसके अकॉर्डिंग ही लिख लिया। अब एक सियाना ऐसा भी होगा जो इस फार्मूले के भी रट लेगा, लेकिन फार्मूला क्या है, वही है सेम टू सेम पीछे वाला जो हमारा फार्मूला चल रहा था, वो फार्मूला था ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वही फार्मूला है सेम टू सेम। जहां जहां ए था वहां पर ए प्लस बी है इस बार बस। अब देखो यहां पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ए प्लस बी का, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने में क्या दिक्कत है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा का पूरा पूरी सीट के अंदर हर एक सवाल में लगभग मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 + 1 का होल स्क्वायर तो √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, √2। तो अब यहाँ पर इसको कैसे इस फॉर्म में लिखना है, अब इसको आगे इस वाली फॉर्म में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या था मेरा, आई कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √2, बस बोलो हाँ। अब यहां पर I/√2 प्लस K/√2 और ऊपर टोपी जरूर पहना देना, कैप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, समझे, कैप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कैप का मतलब टोपी, CAP कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ भाई, घबराहट किसी को इस सवाल को लेकर, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से समझा देता हूं। देखो वेक्टर दिए हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या था, उसने कहा भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब बोलना चाहता तो बोल देता कि भाई इनके सम का यूनिट वेक्टर निकालना है। अब उसने नहीं बोला, उसने लिख के दे दिया, तो हमने लिख के समझना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करते हमारे पास एक नया वेक्टर बन के आ गया। इस वेक्टर का अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर के लिए वही बात, ऊपर वेक्टर और नीचे क्या, उसका मैग्नीट्यूड। बस ये मैग्नीट्यूड निकाला, ये ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, बात खत्म। और कुछ था ही नहीं इस सवाल में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भी सवाल नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। खुद से करोगे, कैसे, हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, इसको मान के चलेंगे, और इसका क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालो। पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जैसे ही इसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे देंगे, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है। यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, लगातार फार्मूला बता रहा हूं। जैसे ही निकलेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और इस सवाल का आंसर तुम्हें आंसर की में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ना निकले तो भी बता देना, अगली क्लास में करवा दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 11वां सवाल, शो दैट द वेक्टर्स 2i - 3j + 4k एंड आर कोलिनियर। तो हमें बताना है कि भाई क्या ये जो पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं। कोलिनियर के बारे में मैंने बताया था एक ही लाइन पर, 2i - 3j, इसको ए वेक्टर से डिनोट करेंगे, 2i - 3j + 4k, ऊपर टोपी। दूसरा दे दिया हमें बी वेक्टर, 4i - 4i + 6j, और -8k, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, ये पॉइंट्स, ये हमें 2 वेक्टर दिए हैं, इनको हमें कोलिनियर बताना कि भाई क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए देखो करना क्या होता है, मैंने कहा था जब भी कोलिनियर की बात आएगी तो ये जो डायरेक्शन दी हुई है i, j और k, इनके साथ ये जो पॉइंट दिए हुए हैं 2 - 4, ये इनके कोफिशिएंट हैं। इन कोफिशिएंट्स का रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए। i के जो कोफिशिएंट है उनका रेशो, j का इनका रेशो और k का इनका रेशो, इनका रेशो जो है, डायरेक्शंस का जो रेशो है वो हमारा क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शंस का रेशो कैसे निकालेंगे, इसको 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो सीधे सीधे इनके कोफिशिएंट लिख लो, डायरेक्शन रेशो, अगर रेशो की मैं बात करूं, अगर रेशो तीनों का इक्वल है तो ये कोलिनियर होंगे। 2 - -4 किसके इक्वल आएगा, -1/2 के। दूसरा देखते हैं -3/6, काटेंगे तो ये भी -1/2 आ गया। और ये तीसरा क्या है, 4/-8, काटेंगे तो क्या आएगा, -1/2। इस तरह से इनको किया जा सकता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये i, j और k क्यों छोड़ दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसके साथ i और इसके साथ भी i लिख दूं तो क्या ये भी तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे,
हो गए ना। यहाँ पर मैंने लिखा के है ना इसके साथ, तो के लिख दिया इनके साथ, दोनों के साथ, तो ये कट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। इनका जो डायरेक्शन रेशो आ गया, डायरेक्शन रेशो की मैं बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्शन रेशो है अगर वो इक्वल आ जाए तीनों का, जितने भी हमारे पास पॉइंट दिए, 4 दिए होंगे तो 4 का, 5 दिए होंगे तो 5 का, 6 दिए हो तो 6 का, 2 दिया हो तो 2 का, 1 दिया हो तो 1 का, अगर डायरेक्शन रेशो हमारा इक्वल आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट जो वो कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर बात करेगा, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर बात करेगा तो उसमें क्या होगा, किसी भी 2 पॉइंट्स के जो मैग्नीट्यूड है उसका सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। इस तरह से इसको करेंगे, बिल्कुल आसान था, बता दिया है मैंने क्या करना है। डायरेक्शन रेशो, इनका रेशो निकालो, बिल्कुल HSSC में सीधा सीधा इस तरह का सवाल आया हुआ है। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे लास्ट में तब दिखाऊंगा, ऐसा ही सवाल पेपर में आया हुआ है। डायरेक्शन रेशो निकालना है और देखना है कि भी कोलिनियर है या नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, यहां पर एक वेक्टर दिया है i + 2j, इसको a वेक्टर मान के चलेंगे, i + 2j + 3k, और इनके ऊपर टोपी, ठीक है। तो इस तरह से इनको लिखेंगे, ऊपर कैप लगा दिए मैंने। तो यहां पर हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात आ गई, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन का एक फार्मूला बनेगा। पहले मैं एक बेस फॉर्म लिखता हूं एक किसी भी एक वेक्टर की। तो हमने क्या किया था, x + y j + z k, इस तरह से ये बेस फॉर्म होगी एक हमारे पास किसी भी वेक्टर की। इसको a b c भी ले सकते हैं हम, a b और c, मर्जी तुम्हारी है, जो लेना चाहो ले लो, जिसे तुम्हें आसान लगे उससे फार्मूला बना लेना। अपना फार्मूला काम का है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम 3 तरीकों से डिनोट करेंगे, l m n, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास i j और k 3 डायरेक्शन है, तो तीनों की अलग अलग हमें करनी पड़ेगी, l की, m की और n की। और लगभग इसके अंदर 3 ही होते हैं, जो हमारा वेक्टर होता है इसके अंदर 3 ही डायरेक्शन होती है, l m n से। अब हमें l निकालना पड़ जाए, तो l को निकालने के लिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ l, तो उसका फार्मूला जो बनेगा हमारा, इससे बात करेंगे हम। पहले x के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि i के साथ जो कोफिशिएंट दिया है वो यहां पर लिखेंगे, अंडर द रूट इन सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और ये अंडर द रूट रहेगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से अब हम m की बात करेंगे, m हमारा j के साथ आएगा, तो इसके ऊपर y और नीचे सेम वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब बात करेंगे n की, तो n के अंदर क्या करेंगे भाई, n में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यहां पर ऊपर z डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, नीचे वाली तो तीनों की तीनों वैल्यू सेम रहेंगी, ऊपर वाले इनके कोफिशिएंट रहेंगे, ऊपर वाली नोमिनेटर में इनके i के, j के और k के कोफिशिएंट रहेंगे। अब यहां पर आते हैं, l की बात करेंगे, तो इस सवाल के अंदर हमें क्या करना होगा, l की वैल्यू निकालो। l की वैल्यू क्या होगी, यहां पर i का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो डिवाइड बाय 1 को हम डिवाइड किससे करेंगे, ये x है, ये y है और ये z है, इसको लिख देता हूं मैं x, इसको y और इसको z। इनके स्क्वायर की मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा ये 1/9 और 4 13 और 1 14 अंडर दी रूट, ये आ गया हमारे पास l। अब बात करेंगे m की, तो m में क्या होगा, ऊपर 2 और नीचे क्या होगा, अंडर दी रूट 14, और n में क्या होगा, √14 क्यों लिया, क्योंकि देखो ये और ये तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर तो हमारा यही रहेगा √14, और ऊपर हमारा क्या होगा, अब k वाले का, यानी कि जो इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है z वाली वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, तो ये हमारा 3/√14 हो जाएगा। ये l की वैल्यू आ गई, ये m की, ये n की, और इसको इस तरह से लिखा जाता है डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा हमारा 1/√14 कोमा 2/√14
3/√14। इस तरह से इसको लिखेंगे, ये हमारे सवाल का आंसर बनेगा। अब दोबारा समझो सवाल को क्या कहा है, एक बार स्क्रीनशॉट लो पहले फिर समझा देता हूँ इस सवाल का, इस सवाल में क्या कहा है भाई देखो ये सवाल ऐसे हैं भाई, यहाँ पर बोर्ड पर करवाने में देखो 1, 2 मिनट 3 मिनट सवाल में लग जाती है, क्योंकि समझाना पड़ता है। अगर मुझे ये सवाल सारे के सारे एक बार कॉपी पे करने के लिए बोला जाए तो मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लूंगा मैं किसी एक सवाल को करने के लिए, मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। पेपर में भी इतना ही टाइम लगना चाहिए, क्योंकि तुम पर्सनली करोगे, वहां पर कुछ चीजें छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है हर चीज, हर पॉइंट, हर स्टेप तुम लिखोगे। यहाँ पर मैं कोई स्टेप मिस नहीं कर सकता, वहां पर तुम चाहो तो कितने भी स्टेप छोड़ दो, ठीक है। अब देखो समझने की बात करो, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बेसिक फॉर्म है, इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, बेसिक फॉर्म है ये, ठीक है। इसके ऊपर हमारा ये फार्मूला बनेगा कोसाइन का, तो कोसाइन का फार्मूला हमारे पास बनेगा एल एम और एन, 3 डायरेक्शन है तो तीनों के एल एम और एन, ऊपर इनके कोफिशिएंट और नीचे इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम अंडर द रूट, ठीक है। ये फार्मूला फॉलो करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कोसाइन, और इसके साथ इसका आंसर, कुछ नहीं है खास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नहीं लिया है तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 13 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 1 2 -3 एंड b -1 -2 और 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं भाई, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं a और b। देखो इस सवाल को तुम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है इस सवाल के अंदर, सिर्फ सीधे सीधे इस सवाल के अंदर तुम्हें एक तो अपने आप बनाना पड़ेगा, तुम्हें वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी थी पीछे वाले सवालों में भी हमने की है, चलो मैं करके दिखा देता हूं, अदरवाइज फिर तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसको लेकर। तो वैसे x2 - x1 वाले तरीके से ये सवाल होना था, लेकिन मैं करके ही दिखा देता हूं। 2 पॉइंट है मेरे पास, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर क्या दिया है, 1 2 -3, 1 2 -3 एंड -1 -2 और 1, -1 -2 और 1, ये हमारे पास पॉइंट दे दिए। हमें यहाँ पर पहले इसका एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, ए वेक्टर की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे x2 - x1। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 और -1 i कैप प्लस y2 - y1 -2 और -2 का यहाँ पर j कैप प्लस z2 - z1 1 -3 -3 तो +3 हो जाएगा, और ये k के ऊपर कैप। इस तरह से इसका वेक्टर में चेंज हो जाएगा भाई। वेक्टर में चेंज होते ही क्या हो जाएगा, -2i -4 j ऊपर कैप, और ये +4 k के ऊपर कैप, ठीक है। अब ये डायरेक्शन रेशो है -2 -4। देखो हमें इसको साइन के समेत उठाना होता है, इसको साइन के समेत उठाना होता है। और यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें एल एम और एन की फॉर्म में अब इसको निकालना भी पड़ेगा। जैसे ही अगर मैं एल की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर -2 और नीचे क्या करूंगा मैं, इनके स्क्वायर का सम, -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरा 2 दूनी 4 प्लस 16 प्लस 16 दूनी 32 और 4 36, -2/√36 यानी कि -2/6। 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 से ये 3 पे कैंसिल, -1/3। एक तो ये आ जाएगा। अब m की हम बात करेंगे तो m बनेगा हमारा क्या, -4/6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, -2/3, और एक बनेगा हमारा n, वो बनेगा हमारा 4/6 यानी कि 2/3। ये 3 वैल्यू हमारी बनेगी कोसाइन डायरेक्शन की इसकी। बिल्कुल आसान सवाल था, सिर्फ इसमें ये वेक्टर बनाना था इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से। देखो एक सवाल के अंदर 2-2 3-3 सवाल मर्ज करके तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा है। एग्जामिनर भी यही चीजें पूछेगा और सवालों के अंदर भी प्रैक्टिस में भी यही चीजें दी हुई है। वैसे तो तुम लोग खुद से कर सकते थे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं था इस सवाल में। तो भाई सवाल नंबर 14 क्या है, यहां पर दिया है शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस
ओ एक्स कोमा ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड सब कुछ छोड़ दो, कोई तुम्हारे काम की चीज नहीं है इसके अंदर। आई प्लस जे प्लस के, ये क्या दिया हमारे पास, एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर की फॉर्म है ए वेक्टर, इसको लिखो आई प्लस जे प्लस के, इसी तरह से दिया है। हाँ जी, इसके ऊपर कैप लगाओ, टोपी मत भूल जाना, टोपी पहनानी पड़ेगी एग्जामिनर को, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। शो दैट द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड की बात करेगा, जब भी इक्वली इंक्लाइंड की बात करेगा तो हमें करना क्या है भाई, हमारा जो L है और M है, अभी मैं निकाल रहा था कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हमने जो निकाले L, M और N, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L को लिखेंगे हम कोस अल्फा, इसको लिखेंगे हम कोस बीटा, और इसको लिख सकते हैं हम कोस गामा। कुछ भी लिख लो, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन देखना भी गलत है या ठीक है। ठीक है, तुम लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। इक्वली इंक्लाइंड तभी होगा जब ये तीनों जो हमारे इक्वल हो जाएंगे, तीनों क्या होंगे हमारे इक्वल आने चाहिए, सेम आने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन जो है हमारा तीनों का सेम आना चाहिए। अब वो तुम निकाल लोगे डायरेक्शन कोसाइन, देखो मैं लगातार तीसरा सवाल करवा रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर, तो अब तुम्हें निकालना आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आता ना तुम लोगों को, तो ये भूल जाना कि जिंदगी में कभी तुम्हें आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनके डायरेक्शन रेशो क्या क्या है, इसके सामने भी 1 है, इसके सामने भी 1 है, इसके सामने भी 1 है। तो हम पहले एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 डिवाइड बाय इन तीनों के स्क्वायर का सम, तो कितना आ जाएगा भाई √3। अब ये कोस बीटा है, ये कोस अल्फा मैंने निकाल लिया, अब कोस बीटा की मैं बात करूंगा, तो कोस बीटा m हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ये नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी तीनों की, तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या आ जाएंगे इक्वल आ गए। अगर हमारा ये बराबर है ये n क्या आ जाएगा, अगर तीनों इक्वल आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे किसी एक प्लेन के अंदर। तो बिल्कुल आसान था और कुछ नहीं था। स्क्रीनशॉट लो सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are respectively in ratio 2:1 internally and externally। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं पहले सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा। एक बार यहाँ पर लिखो A वेक्टर और एक बार लिखो यहाँ पर B वेक्टर, दो वेक्टर दिए होंगे। सेक्शन फॉर्मूला बात करेगा किसी एक लाइन को कोई एक पॉइंट आएगा, वो उसको दो सेक्शन में डिवाइड करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा दिया है मैंने सेक्शन फॉर्मूला, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। I + 2j - k, I + 2j - k, इनको टोपी पहनाओ नहीं तो एग्जामिनर हमें टोपी पहनाएगा। -I + j + k, -I + j + k, ये हमारे क्या हो गया बी वेक्टर के, बी वेक्टर हो गया ये हमारा -I + j + k, I + 2j - k, I + 2j - k। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करना है, इस तरह से ये किस किस के कोऑर्डिनेट है P और Q के ना। यहां पर कोई लाइन दे दी हमें, ये एक लाइन दे दी, ये P है और ये Q है, इनके कोऑर्डिनेट्स इनके वेक्टर दे दिए हमें, ये A वेक्टर ये B वेक्टर। अब कोई लाइन है, इसको m/n में डिवाइड करेगी और ये रेशो में कितना दिया है भाई 2:1 इस सवाल के अंदर दे रखा है, तो m/n में ये डिवाइड करेगी। अब हमें करना क्या है, हमें यहां से सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, डायरेक्शन पोजीशन हमें यहां पर निकालनी है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालनी है। अब हमें करना क्या होगा, ये हमने एक R पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट हमने क्या लिया है R पॉइंट, और ये हमने यहां पर क्या निकालना है, एक OR पॉइंट है, उसके क्या निकालने हैं भाई, हमें उसके निकालने हैं वेक्टर, वेक्टर निकालना है OR वेक्टर हमें निकालना भी किसके इक्वल होगा। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ये OR क्यों लिया, O का मतलब होता है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि जो ये जो R पॉइंट जो आया ना, ये लाइन जो आई है ये कहीं बाहर से आई है, हमें नहीं पता कहाँ से आई है, ये इस तरह से भी बन सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये एक O पॉइंट है, ये यहाँ से आई है कोई R की तरफ, ये वेक्टर आया है OR वेक्टर, R पे आगे ये खत्म हो रहा है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। अब फार्मूला ध्यान से समझो, फार्मूले में क्या करना होगा, ये हमें n दिया, ये n दिया है। अगर मैं बात करूँ ये मेरा A वेक्टर, ये हमारा क्या है भाई B वेक्टर, इस तरह से वेक्टर दिए हुए हैं हमें। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स P के कोऑर्डिनेट A वेक्टर है और B का Q का कोऑर्डिनेट B वेक्टर है।
तो फार्मूला क्या बनेगा, इंटरनली और एक्सटर्नली दो फार्मूले बनेंगे। अगर एग्जामिनर ने तुमसे पूछा है, अगर पेपर में एग्जामिनर ने बोला है कि एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली की बात करेंगे, अदरवाइज इंटरनली का फार्मूला यूज करेंगे सीधा। अगर वो इंटरनली इसको काट रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो फार्मूला क्या होगा हमारा, ये हम m उठाएंगे और ये हमारा क्या होगा बी वेक्टर प्लस ये n उठाएंगे, यहां पर रेसो है, ये n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है, और यहां पर a वेक्टर, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे भाई, m प्लस n से। ठीक है। अगर बात करेगा एक्सटर्नली की, तो एक्सटर्नली के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई, सेम फार्मूला, बस साइन माइनस हो जाएंगे इस बार। ये दो फार्मूले बनेंगे, आगे के 3-4 सवाल इन्हीं फार्मूले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे इस सवाल के अंदर, बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा। अब देखो यहां पर ओ आर मुझे निकालना है, अभी मैं पहले इसको निकालूंगा इंटरनली। इंटरनली इसका वेक्टर निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे फिर हमारे पास। तो इंटरनली के लिए ये वाला फार्मूला यूज करूंगा मैं, फिर एक्सटर्नली के लिए ये फार्मूला, क्योंकि उसने दोनों तरह से पूछा हुआ है। अब इंटरनली निकालो, इंटरनली के लिए उसने क्या किया, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 इंटू बी वेक्टर लिख लो यहां पर -i प्लस j प्लस k, इनके ऊपर कैप लगाना मत भूलना। ठीक है, वैसे तुम्हारे पेपर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्लस का साइन, और n की वैल्यू है 1 इंटू पहला वेक्टर क्या दिया हुआ मेरा i प्लस 2j माइनस k, ये माइनस है। ठीक है, और डिवाइड बाय m प्लस n, 2 प्लस 1। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2i प्लस के 2j प्लस के 2k प्लस का i प्लस का 2j और माइनस का k डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या हो जाएगा, माइनस के 2i प्लस का i बचेगा माइनस का i, प्लस के 2j प्लस के 2j प्लस के 4j प्लस के 2k और माइनस का k बचेगा प्लस का k, डिवाइड किससे करेंगे भाई 3 से। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ओपन करो इसको, -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k, और इनके ऊपर कैप, यहां पर भी सारे को कैप लगा लेना, इस तरह से ये बन जाएगा। अब बात करेंगे एक्सटर्नली की, सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे, और कुछ नहीं है। तो एक्सटर्नली की इस तरह से करेंगे इसको, m हमारा क्या दिया हुआ है 2 इंटू बी वैक्टर, बिल्कुल वही चीजें हैं सारी की सारी। बी वैक्टर हमारा क्या दिया हुआ है -i प्लस j और प्लस k, अपना कैप लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगी n की वैल्यू, और a वेक्टर हो जाएगा मेरा i प्लस 2j माइनस k, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे m माइनस n होगा इस बार, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा मेरा, तो 1 से डिवाइड करेंगे इस बार, मतलब डिवाइड वाली कोई वैल्यू की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। तो ये पूरा क्या बनेगा मेरा, यही लिखते हैं इसको, माइनस के 2i प्लस के 2j प्लस के 2k माइनस i माइनस 2j प्लस k, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस k, और डिवाइड से तो कोई मतलब ही नहीं है इस बार। तो यहाँ पर देखो भाई, माइनस के 2i और माइनस का i, माइनस के 3i प्लस के 2j और माइनस के 2j, ये तो कैंसल आउट, j की वैल्यू खत्म, 2k और k प्लस के 3k, ये हमारे क्या हो जाएंगे एक्सटर्नली इसके वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ओ आर का एक्सटर्नली तो आएगा ये, और इंटरनली आएगा ये इनके ऊपर कैप लगा लो अब। ठीक है, ये इंटरनली है, ये एक्सटर्नली है, बिल्कुल आसान सवाल था, दोबारा से समझो क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं क्या कहना चाह रहा है वो। देखो उसने कहा कोई एक लाइन है P और Q, P से Q तक एक लाइन है, उस पे R पॉइंट के ऊपर कोई एक ओरिजिन से कोई लाइन आई, R पॉइंट पे आके उसने उसको कट किया, उसको 2:1 में डिवाइड किया, तो हमें क्या निकालना है, इसके पोजीशन वेक्टर निकालने क्या होंगे।
इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरीकों से हम निकालेंगे इसको। तो इंटरनली का फार्मूला हमारा क्या होगा, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर डिवाइड बाई m प्लस n, ये रेशो m n हमने ले लिया। और एक्सटर्नली में बस खाली साइन माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर ओ आर पॉइंट लिया, ओ से स्टार्ट किया ओरिजिन से और आर तक हमने क्या किया, इसको इसका वेक्टर निकालने की वेक्टर पॉइंट हमने इसके निकालने थे, पोजीशन वेक्टर हमने निकालना था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, m की जगह पे 2 पुट कर दिया, b वेक्टर की जगह पे b वेक्टर, a वेक्टर की जगह पे a वेक्टर, और ये आ गया हमारा निकल के, ये पोजीशन वेक्टर आ गया ओ आर का इंटरनली। और एक्सटर्नली है उसकी हमने माइनस वाला साइन कर दिया, तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नली। बस इस तरह से इस सवाल को करना था और कुछ था ही नहीं इस सवाल के अंदर, बिल्कुल आसान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 16 की तरफ अग्रसर होते हैं। देखिए क्या कहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P पॉइंट है 2,3,4 एंड Q पॉइंट 4,1, -2। तो यहाँ पर देखो भाई इस सवाल में क्या करेंगे हम, इस तरह का सवाल पेपर में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक P और Q, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया R, और उसने कहा है मिड पॉइंट है ये, उसने क्या कहा है भाई मिड पॉइंट है ये, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 1:1 का रेशो हम ले लेंगे। अभी पीछे वाला जो सवाल किया था उसमें हमने m/n लिया था, वहां पर दिया हुआ था रेशो भी 2:1, यहाँ पर हम 1:1 का रेशो यहाँ पर लेंगे। और आगे क्या कहा है, तो पॉइंट P जो है 2,3,4 दिया हुआ है, 2,3,4, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं भाई, 4,1, -2। अब हम इन दोनों को एक एक अलग अलग वेक्टर मान कर चलते हैं, और क्योंकि ये OR से आएगा निकल के, ओरिजिन से आएगा, OR लेंगे हम इसको। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से OR का, यहाँ पर हमें OR की पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका OR का। तो यहाँ पर भाई हमारा A वेक्टर तो क्या बन जाएगा, 2i + 3j + 4k, इन सभी को टोपी पहनाओ जैसे पहले पहनाते आ रहे हैं। ये B वेक्टर ले लेंगे, इसको सीधा लिख लो, 4i + j -2k। अब देखो हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर m/n हमें दिया हुआ है, हमें OR पॉइंट की पोजीशन वेक्टर निकालना है, OR पॉइंट का, जो O से शुरू होगा और R पर जाकर क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट होता है, मैं बार बार ये चीज बता चुका हूँ। अभी मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा था, एक इंटरनली, वो उसको इंटरनली डिवाइड करेगा, एक एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर उसने इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है इंटरनली एक्सटर्नली कैसे, तो हम यहाँ पर मानकर चलेंगे इंटरनली। तो इंटरनली वाला जो फार्मूला था हमारा वो क्या था, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर डिवाइड बाय m प्लस n। जबकि अगर एक्सटर्नली की बात होती तो ये जो साइन प्लस के आए हैं ये माइनस के नेगेटिव हो जाते। अब यहाँ पर m की वैल्यू 1 है और n की भी वैल्यू क्या है 1, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे वेक्टर लिखेंगे, 2i + 3j + 4k, इसको ब्रैकेट में रख के 1 से मल्टीप्लाई करो, m से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस n से भी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि n से n भी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम रहेगा, 4i + j - 2k। और डिवाइड किससे कर देंगे भाई, m + n कितना हो जाएगा, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करो, यहां पर लिखो 2i है और प्लस के 4i है, कितने हो जाएंगे भाई, 6i, 3j और j प्लस के 4j प्लस के 4j। ठीक है भाई, अब हिंदी में बोलूंगा, 4k और माइनस के 2k, 4k में से 2k जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस के 2k, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, भाग किससे करेंगे, 2 से। अब यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, जिस तरह से हमारे पास नीचे 2 दिया हुआ है, इस पूरी ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें से जैसे ही मैंने 2 कॉमन निकाला, ये मेरे पास बच गया 3i जमा 2j जमा k, और नीचे क्या है 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आएगी 3i + 2j + k। यहां से लेकर यहां तक जितनी भी बार मैंने i j के लिखा, सबके ऊपर टोपी लगा लेना, क्या लगा लेना, कैप पहना देना, इनको टोपी पहना देना। जैसे ही टोपी पहनाएंगे सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा, और HSSC से हम अपना 1 नंबर छीन के ले आएंगे।
इस बार हम नंबर नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों सवाल एक जैसे थे, दोनों करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर अगली क्लास में इसके बारे में देखूंगा कि डाउट क्यों रहा है तुम्हारा। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं समझाने वाने लायक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहा है। तो भाई सवाल नंबर 17 है। यहां पर क्या दिया है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स। 3 पॉइंट है ए बी और सी, इनकी पोजीशन दी हुई है। पोजीशन वेक्टर हमें दे दिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। 3i माइनस 4j माइनस 4k, इसको हम ए वेक्टर मानकर चलेंगे। 3i माइनस 4j माइनस 4k। एक दिया हमें क्या, बी वेक्टर। बी वेक्टर दिया हुआ है, इसमें दिया है 2i माइनस जे प्लस के। 2i माइनस जे प्लस के। और एक सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर के यहां पर पोजीशन पॉइंट क्या दी हुई है, पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट का i माइनस 3j माइनस 5k। i माइनस 3j माइनस 5k। बिल्कुल आसान है, सभी के ऊपर टोपी पहना लो। ठीक है, अपने आप पहना लेना, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे। तो अब दूसरी बात मैं करता हूं यहां पर। आगे इस सवाल में क्या पूछा है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें यह बताना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिस तरह से कि ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट, ये इसके बिल्कुल सेम है। यहां पर ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो यहां पर हमें यह बताना है कि क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है, उसके अंदर एक एंगल, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज के अंदर परपेंडिकुलर होता है, एक साइड दूसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो वहां पर हमारा क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है। अब यहां पर देखो करना क्या है, सीधा सीधा पाइथागोरस प्रीमेज होता है, पाइथागोरस का हम यूज करेंगे। यानी कि उसका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो हमारा बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल को करेंगे। अब इसमें देखो सीधी सी एक बात देखो, पहले यहां से हमें करना क्या होगा, ये पॉइंट मेरा क्या है, यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी। पहले ए से बी, यहां से ए से बी जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा हमें। तो वेक्टर ए बी लाइन का पहले वेक्टर निकालो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी लाइन का पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पहले इसका वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर बनाने के लिए लगातार करते आ रहे हैं बार बार हम सवालों में। तो ए से बी का मैंने कहा था, जो ये ए पॉइंट होता है ये इनिशियल पॉइंट होता है जहां से स्टार्टिंग होती है, और जो ये बी पॉइंट होता है टर्मिनल होता है जहां पर हमारी लाइन आकर खत्म होती है। तो इसमें होगा क्या भाई, इसमें होगा जैसे हमने ए वेक्टर क्या लिया हुआ है, जो ए पॉइंट है उसको ये ए वेक्टर माना हुआ है, और ये बी पॉइंट को हमने, इसको मैं इस तरह से शो करता हूं, ये हमने बी लिया है और ये हमने सी लिया है। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या होगा, मैंने कहा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब भी हमें इस तरह से कोई लाइन दी है ए बी और उसका हमें वेक्टर निकालना है, तो करना क्या होगा, बी माइनस ए करेंगे। उसके कोऑर्डिनेट्स में से, इस बी के कोऑर्डिनेट्स में से, बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल में से हम हमेशा इनिशियल को, टर्मिनल का मतलब है जहां पर खत्म हो रहा है, इसको माइनस करेंगे। अब बी में से ए को माइनस करो, ये है हमारा, ये बी रहा, ये ए रहा, तो बी में से ए को माइनस करो, 2i माइनस 3i, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का i, माइनस का j और माइनस के 4j। माइनस के j में से माइनस के 4j को ही माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस के j में से 4j को माइनस करेंगे, और 4j तो पहले ही माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 4j है मेरे पास और माइनस का j है, तो ये आ जाएगा प्लस के 3j, 3j प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, अब के यहाँ पर 1 और प्लस के 4, यहाँ पर हो जाएगा 5k, इनके ऊपर टोपी पहना दो, ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ए बी वेक्टर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ए बी लाइन का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, दोनों साइड मोड़ लगा दो। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने सवाल किए थे,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सारी चीजें बार बार लिख के नहीं समझाऊंगा, बेस करवा चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से देखो दोबारा से। 25 और 10 कितना हो जाएगा भाई, ये √35, ये आ गया √35। ए बी इसका मैग्नीट्यूड आ गया इस लाइन का √35। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यानी कि ये आगे इसकी लेंथ है, ए बी लाइन की लेंथ आ गई हमारे पास। अब निकालेंगे बीसी लाइन का, बीसी लाइन की बात करेंगे। अब ये यहां से बीसी लाइन का वेक्टर निकालो पहले। तो बीसी का वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको लेंगे हम, सी में से अब बी माइनस करेंगे, तो आई प्लस का है और ये माइनस का 2i है, बचेगा हमारे पास क्या, माइनस के i। आगे क्या होगा, माइनस के 3i और माइनस के 3j और प्लस के j। ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के 3i और प्लस के j, तो बचेगा माइनस के 2j। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2j, माइनस के 5 के और माइनस के हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस के 6 के, बोलो हाँ। तो यहां से अब हम इसका वेक्टर निकालेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बीसी का मैग्नीट्यूड निकालो, 100 दी रूट करो, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, माइनस के 6 का 36, कितना बनेगा भाई, 36 और 5 41, अंडर द रूट 41। बीसी जो लाइन है हमारी, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारी कितनी आ गई, √41। अब दूसरी बात करेंगे, दूसरी बात हमें करनी पड़ेगी यहां पर सी ए, क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं, ए से बी, बी से सी, अब सी से ए पर आएंगे, तो सी ए की बात करेंगे। पहले सी ए के वेक्टर निकालो, सी ए का वेक्टर क्या होगा हमारा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि ये टर्मिनल है और ये क्या है, इनिशियल। लाइन सी से शुरू हो रही है और ए पर आकर खत्म हो रही है, तो यहां पर सी में से हम, सॉरी ए में से हम सी माइनस करेंगे, यहां से इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करो। अब ए में से सी को माइनस करो, 3i माइनस आई, कितना बचेगा भाई, 2i, माइनस के 4i और प्लस के 3j, सॉरी माइनस के 4j और प्लस के 3j, माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 4j और प्लस के 3j, क्या बचेगा, प्लस का j, माइनस के 4j और प्लस का 3j, तो माइनस का j बचेगा, ठीक है भाई, माइनस का j। तो यहां पर गड़बड़ होती है हमेशा इन सवालों में, कैलकुलेशन आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और वेक्टर में भी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पर हम ए में से सी माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस के 4 के और प्लस के 5 के, तो प्लस का के बचेगा हमारे पास, प्लस का के बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां से मैं अब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सी ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, 4 और 2 6 के, अंडर द रूट 6 के। तो यहां से इस लाइन का, ए बी लाइन का मैग्नीट्यूड कितना आया हमारा, √35, बीसी लाइन का आया √41, और इसका सी ए लाइन का कितना आया भाई, √6, ये आगे हमारे। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का कहना यह है, ए बी लाइन का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लाइन का स्क्वायर, क्योंकि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है, प्लस सी ए लाइन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए भाई, बी सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। और यहां पर क्या है, ए बी हमारा कितना है 35, √35, तो √35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35, प्लस सी ए हमारा कितना बना है, सी ए हमारा कितना, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा 41, और ये हमारा कितना आ रहा है √41, यानी कि जब मैं इसका √41 का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा 41 के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसके यहां पर हमें ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी सी, इनिशियल पॉइंट पोजीशन इनकी दी हुई है, और यहां पर क्या है, जो एंगल जो ए है, जो एंगल जो ए के ऊपर दिया हुआ है वो 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर ए पर समकोण है, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट पॉइंट ए। इस तरह से हम इसको प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं।
बिल्कुल साफ सपष्ट तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका है ये। इससे आसान तरीका एक और है, लेकिन उसमें सवाल के गलत होने के चांसेस भी होते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर्स का, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इस तरह से बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट हम आगे करेंगे उन सवालों को भी। जब हम उनको आगे करेंगे तो उसमें तुम्हें एक चीज साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि 3 पॉइंट है हमारे पास और उसमें से किसी 2 पॉइंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो शून्य आना चाहिए। जब भी कोई 2 लाइन आपस में 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से मिल रही होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहां पर ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं हम, इनकी उनमें से कोई भी 2 होने चाहिए। तो यहां पर भी निकल सकता है हमारा, अगर हम इस वेक्टर को और इस वेक्टर को इनको आपस में करें तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर यहां पर दिया हुआ है जैसे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। वो मैं आगे करवाऊंगा, जो हमारी दूसरी सीट है उसके अंदर इस तरह के सवाल आ जाएंगे, वहां पर डॉट प्रोडक्ट के सवाल आएंगे, तो वहां पर अच्छे से समझाऊंगा उसको। अभी सिर्फ यहां तक ही समझने की कोशिश करो। जो मैंने समझाया है पाइथागोरस प्रमेय लगाया है हमने सीधा सीधा, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, लेकिन जब खुद से करोगे अकेले में तो लेंथी नहीं है। यहाँ पर बोर्ड पर पूरा पूरा समझाना पड़ रहा है, इसलिए लेंथी लग रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूँ इसके बारे में दोबारा से। तो देखो भाई, हर एक सवाल में साथ के साथ रिवीजन भी करवाता हूँ। जैसे ही सवाल कंप्लीट हो जाता है मैं उसको साफ नहीं करता हूँ, एक बार उसके बारे में बताता हूँ, रिवाइज जरूर करवाता हूँ कि कहीं तुम लोगों को कोई मिस्टेक न रह जाए। तो ए बी सी 3 पॉइंट दिए, 3 वेक्टर दिए हमें, हमारे पास सवाल के अंदर ये स्टेटमेंट सारी दी हुई है, हमने ये मान लिए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब यहां से हमने ए बी, पहले ए बी वेक्टर निकाला इस लाइन का, फिर हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, लंबाई इसकी जो लेंथ है उन लेंथों की जरूरत पड़ेगी, तभी हम राइट एंगल ट्रायंगल पता कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो हमने क्या किया, यहां से ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला, पहले वेक्टर निकाला। तो वेक्टर हमारा किस तरह से निकलता है, हमेशा मैंने कहा है जब भी 2 लाइन हमारे पास, एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हों, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों, तो उसमें से एक में से जो टर्मिनल पॉइंट है, जहां पर जैसे ए बी लाइन है, ए बी है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर ये हमारा इनिशियल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हमारा इनिशियल, ये टर्मिनल, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इस तरह से माइनस करते करते हमने इनके तीनों के क्या निकाले, तीनों के हमने वेक्टर निकाले। जैसे ही वेक्टर निकले हमारे पास, तो हमने फिर इसके मैग्नीट्यूड निकाले, और मैग्नीट्यूड से हमारे पास इनकी लेंथ आ गई, और जैसे ही हमारे पास लेंथ आई हमने पाइथागोरस में रखकर चेक कर लिया। जो बीसी है इसका, बीसी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस आया, सबसे लंबी साइड जो है इसकी वो बीसी रहेगी, और ये हमारा क्या हो गया, ये एक हमने सिद्ध कर दिया कि भाई ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो अब। तो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 इस सीट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या सही है और क्या नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह का सवाल एचएसएससी के पेपर में आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा आसान सा सवाल है। तो भाई देखो, जब भी इस तरह का सवाल बनेगा, ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक तरह से, ये मान के चलो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानकर चलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, ये साइड प्लस बी सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हमारा ए सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा। अब मैं अगर सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जाऊं, ए ऑप्शन की तरफ जाता हूं, तो उसने क्या दिया हुआ है मुझे, उसमें दिया हुआ है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो मैं बताता हूं। देखो, हमने कुछ, जब हमने क्लास स्टार्ट की ना, तो हमने क्या पढ़ा था, एक नेगेटिव वेक्टर के बारे में पढ़ा था। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, तो उसको ध्यान से समझना। अब मैं ये जो हमारे पास लिखी हुई है ये वाली स्टेटमेंट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस ए सी को इस साइड ले आऊं, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। अगर मैं इस ए सी को उठा के इस साइड ले आया, बराबर से इस साइड लाऊंगा, तो ये इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए सी वेक्टर बराबर किसके, 0 वेक्टर के हो जाएगा। अब ये क्या हो गया मेरा, ए सी वेक्टर माइनस में हो गया,
उसने क्या कहा था, मैंने वहां पे समझाया था कि अगर मेरे पास इस तरह से माइनस AC वेक्टर लिखा हुआ है तो अगर मैं इसको CA वेक्टर लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, मतलब बात वही है। ये उल्टी डायरेक्शन को शो कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस का साइन, क्योंकि अगर माइनस का साइन नहीं होता तो ये इनिशियल पॉइंट होता और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट होता। लेकिन इसके अंदर जब हमने माइनस लगा दिया तो ये हमारा आई क्या हो गया, हमारा आई जो हमारा हो गया वो इनिशियल पॉइंट और ए क्या होगा, हमारा टर्मिनल पॉइंट। इसलिए इसको वो इस तरह से साइन को चेंज करता है माइनस नेगेटिव देके वेक्टर को। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि उसके जो है वेरिएबल हमको आगे पीछे कर दो, उलट दो। माइनस AC दिया है तो उसको CA कर दिया। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर ये माइनस का AC है तो मैं इसकी जगह पे अगर प्लस का CA भी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर प्लस का CA दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है मेरी ये बिल्कुल ट्रू है। अब दूसरे की बात करूंगा मैं, बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो बी ऑप्शन AB प्लस BC माइनस AC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर है किसके, जीरो वेक्टर के, जीरो वेक्टर के बराबर है। तो यहां पर देखो अभी मैंने वही बात समझाई है तुम लोगों को, जब मैं इस AC को इस साइड उठाकर लेकर आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये तो हो ही गया हमारा प्रूव, सेकंड नंबर भी हमारा प्रूव हो गया। अब C की तरफ जाएंगे, C में क्या दिया है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर, ये तो B के एक जैसा दे दिया ना, BC यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक की हुई है उसने, AB प्लस BC माइनस CA वेक्टर माइनस AC वेक्टर, इसको माइनस CA वेक्टर करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, इसको माइनस CA वेक्टर करेंगे। माइनस CA का मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा AC वेक्टर के इक्वल, माइनस CA मेरा AC वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि वो कहना क्या चाहता है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर है किसके, जीरो के। अब ये AC वेक्टर जो है मैं इस साइड उठा के लेकर आया था तो ये माइनस का हो गया था, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है भाई, ये तो प्लस का होगा, ये प्लस का नहीं हो सकता, CA हमारा माइनस का नहीं हो सकता और AC हमारा प्लस का नहीं हो सकता। ये इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों से यहाँ पर ये मिस्टेक दिया हुआ, मिस प्रिंट है बुक इसके अंदर, PDF के अंदर, तो इसको अपना चेंज कर लेना, CA होगा इसकी जगह पे AC की जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत दी हुई है। अब हम डी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। डी स्टेटमेंट में क्या दिया है, AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर है जीरो वेक्टर के। अब ये क्या हो गया हमारा, यहां पर ये AB तो बिल्कुल सही है और हमारा क्या है, CA भी बिल्कुल सही है। अगर यहां पर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है तो हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं, A भी बिल्कुल सही है, CA भी बिल्कुल सही है। अब गड़बड़ यहां पर हो गई CB वेक्टर के ऊपर, तो गड़बड़ क्या होगी, ये माइनस का साइन लगा दिया। अब BC हमारा प्लस का है और CB हमारा माइनस का है, क्या हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे हो सकता है, देखो मेरे पास BC वेक्टर दिया हुआ है और अगर मुझे इसे नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं BC वेक्टर नेगेटिव, और इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं CB वेक्टर। इसके किस तरह से लिख सकता हूं मैं, CB वेक्टर। तो CB वेक्टर हमारा क्या है भाई, CB वेक्टर हमारा यहां पर प्लस का है। अगर हमारा CB वेक्टर प्लस का होगा तो ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा माइनस में होगा, ये हमारा माइनस में होगा इस साइड। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है डी ऑप्शन में हमारी। तो इस तरह से ये सवाल करने थे भाई। सीट 1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है वेक्टर की। तो वेक्टर की एक क्लास हमारी कंप्लीट है। इस क्लास की प्रैक्टिस करना, PDF मिल जाएगी मैथ्स बाय प्रदीप सर, टेलीग्राम पर सर्च करना, वहां पर मिल जाएगी आपको। और उसका जो लिंक है वो मैं डलवा दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में भी और पिन करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में भी। तो भाई बस वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, बस शेयर करो ना करो वो तुम लोगों की मर्जी है, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बस एक कमेंट करते रहो कि भाई
कहाँ पर क्या चीज़ तुम्हें समझ में आई, क्या नहीं आई है, किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा लगता है यदि आप लोग कमेंट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो थोड़ा बहुत। बाकी देखो, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है, कोई कहीं पर भी जाकर पढ़े। लेकिन मैं बस एक ही बात कहूँगा भाई, किसी का पेड कोर्स पढ़ लेना या कुछ भी पढ़ लेना, जब मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम लोग फ्री में मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या मतलब मुझे 300-400 रुपये 500 रुपये अगर मैं कोर्स के ले लूँ तुमसे, 1000 रुपये कोर्स के ले लूँ, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम फिर उसको पढ़ पाओगे? वो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा तुम लोगों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और तुम्हें एक और बात बता देता हूँ मैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब पर, एक आध क्लास डाल देते हैं टॉपिक की छोटी सी, कुछ 2-3 आसान सवाल करवा दिए और फिर बोलते हैं कि भाई पूरी क्लास के लिए, पूरे टॉपिक के लिए वहाँ से हमारा कोर्स खरीद लो 300 रुपये का, 350 रुपये का। तो मैं उस बात को भी बता देता हूँ एक बार कि मेरे पास इस तरह की, हर तरह की मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि कोई ऐप वाला है या फिर कोई यूट्यूब चैनल वाला है, कोई मेरी पीडीएफ मांग रहा है, सर आप पीडीएफ ऐसे फ्री में मत प्रोवाइड करवाओ, हम आपकी पीडीएफ को सेल करेंगे, हम ये करेंगे, हम आपका कंटेंट बेचेंगे, हम ये करेंगे। तो भाई मैं सीधी सी एक बात तुम लोगों को बता देता हूँ, तो 300, 350, 400 रुपये ये जो कोर्सों की कीमत होती है, चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि हर तरह के बच्चे मौजूद हैं। कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो भाई 300-400 रुपये भी नहीं बना पाते हैं, उनके माँ बाप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। ऊपर से एक ये लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी चली हुई है, आज भी लोगों को दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, कोई किसी के पास कुछ समस्या है, किसी के पास किसी का काम नहीं चल रहा है। तो मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माँ बाप के पैसे को वेस्ट मत करो, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो उन चीज़ों की तरफ भागने की कोशिश करो, इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो। वेक्टर का टॉपिक, बच्चे इतने डरे हुए हैं इस टॉपिक से कि मतलब जिस तरह से शक्तिमान के अंदर एक किलविस होता था उससे डरते थे, आज उसी तरह से वेक्टर से डरे हुए हो तुम लोग। तो मैं कहता हूं कि भाई वेक्टर से अब डरोगे नहीं। एक क्लास हो गई है, सीट 1 कंप्लीट है, सीट 1 की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास के साथ साथ आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। और उसके साथ साथ आपको अब सीट 2 मिलेगी, फिर सीट 3, सीट 4, ठीक है, इस तरह से 4 क्लासेज आएंगी, उनमें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवा दूंगा मैं। उसके बाद एक बार इन सभी को मैं मर्ज करके एक ही क्लास में डलवा दूंगा, एक ही वीडियो में मर्ज करके डलवा दूंगा। जैसे ही वो मर्ज करके डलेगी तुम्हारे लिए, तो जिसको ये देखना है कि भाई एक क्लास में मैं पूरी देख लूं, तो उसके लिए भी यह बेनिफिट रहेगा। और अदरवाइज जिनको पार्ट वाइज देखनी है तो वो देख ही सकते हो, क्योंकि एक पार्ट में पूरी क्लास डालने से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये वेक्टर का, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अलग अलग पार्टों में दूं। नेक्स्ट टॉपिक में डॉट प्रोडक्ट होगा, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद हम इसका पैरेललोग्राम का और इनका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगा देंगे उसमें, और क्या दिक्कत है। अब बताओ क्या टॉपिक रह गए तुम्हारे एचएसएससी से जुड़े हुए मैथ के। एचएसएससी से जो मैथ्स के टॉपिक होते हैं लगभग सारे हो चुके हैं। एक टॉपिक ये बच गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, बाकी तो मेरे ख्याल से सारे ही करवा दिए मैंने। वेक्टर भी करवा दिया, अब ये लगा के चलो तुम, वेक्टर तो तुम्हारा हो ही गया। इस हफ्ते में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, 3-4 क्लास डेली आएंगी, तो सारा टॉपिक ये भी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट, बस बल्ले बल्ले। अब इन क्लासेज की रिवीजन करो, पीडीएफ लगाओ, और फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा कुछ अरिथमेटिक और एडवांस करवाऊंगा, और फिर उसके बाद में तुम लोगों को आरडी शर्मा की प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, वहां से सवालों को उठाकर लेकर आऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा उनकी टॉपिक वाइज फिर से, तो वहां से और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारी स्किल्स इन टॉपिक्स को लेकर। तो भाई थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।